महीनों की तबाही और घुटन के बाद आखिरकार गाजा में थोड़ी बहुत राहत पहुंची है। कुछ ट्रकों में खाना आया है, कुछ दवाइयां भी हैं, लेकिन ये सब उस विशाल पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं है जो कि लोगों ने भुगती है। लेकिन एक बात तय है, इजराइल को झुकना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने असर दिखाया है। विटकॉफ ने अचानक से बातचीत की प्रक्रिया से लोगों को वापस बुला लिया था, जिससे लगा कि अब फिर से कहर बरसेगा। लेकिन इस बार इजराइल का रवैया पहले जैसा नहीं रहा। वजह थी वैश्विक दबाव, जो हर देश की सड़कों पर महसूस किया गया। सोशल मीडिया से लेकर संसदों तक वो दबाव काम आ गया है। ये दबाव इतना जबरदस्त था कि टाइम्स ऑफ इजराइल जैसे ज़ायनिस्ट समर्थक अखबार को भी आज अपने पहले पन्ने पर लिखना पड़ा कि नेतन्याहू ने एक बार फिर एड को रोककर भूख को हथियार बनाने की कोशिश की है, और इस बार भी वो बुरी तरह नाकाम रहा है। इस कदर आलोचना हुई कि अब तक चुप रहने वाले देशों को भी बोलना पड़ा। फ्रांस ने खुलकर कहा कि वो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश जो अब तक इजराइल के पक्के दोस्त माने जाते थे, उन्होंने भी बयान जारी कर साफ कहा कि जो कुछ इजराइल कर रहा है वो निहायत ही अमानवीय है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केन स्टेमर, जिन्होंने अब तक इजराइल का साथ दिया था, उन्होंने भी अब पलटा खाया है। 100 से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने संयुक्त रूप से यह मांग रखी है कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश का दर्जा दिया जाए। यहां तक कि इटली, जो अब तक खुले समर्थन से बचता आया है, वहां की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की ओर बढ़ना जरूरी है। यानी अकेला अमेरिका बचा है, और खासकर ट्रंप, जो आज भी नेतन्याहू के पीछे खड़ा है। ट्रंप की चुप्पी का कारण भी जग जाहिर है। एप्स्टाइन फाइल, उस फाइल में ट्रंप पर छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप हैं, और कयास ये भी है कि इजराइल के पास उस फाइल की चाबी है, इसलिए ट्रंप चुप है। लेकिन पूरी दुनिया अब बोल रही है। इजराइल के अंदर से भी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। अखबार हारेट्स में एक पूरा पेज छापा गया है, जिसमें सैकड़ों इजरायली प्रोफेसर, डॉक्टर्स और इंटेलेक्चुअल ने हस्ताक्षर कर कहा है कि जो गाजा में हो रहा है, हम सब उसका विरोध करते हैं। ये विरोध अब सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी आने लगा है। गायक बेट गोल्डन ने अपने टीवी इंटरव्यू में खुल के कहा कि जो कुछ हो रहा है वो मानवता के खिलाफ है। ब्रिटेन में हुए हालिया सर्वे में अधिकांश जनता ने इजराइल की नीतियों को खारिज कर दिया है, और यही वजह है कि बार बार कहा जाता है हमारी आवाज बेहद जरूरी है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने गाजा में 120 ट्रक राहत सामग्री भेजी है, लेकिन अगर एड रोका ही नहीं गया था, जैसा कि नेतन्याहू दावा कर रहा है, तो अब शुरुआत का ऐलान कैसे हो रहा है? इसके अलावा अब एयर ड्रॉप की अनुमति दी गई है। सऊदी अरब, यूएई और दूसरे देश आसमान से खाना गिरा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि गाजा को जरूरत है हर दिन कम से कम 500 से 600 ट्रकों की। एयर ड्रॉप कोई समाधान नहीं है, यह सिर्फ एक दिखावा है। इजराइल ने राहत रोकने के कई सारे बहाने बनाए। एक बहाना यह था कि हमास ट्रक लूट रहा है, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों की जांच में यह आरोप पूरी तरह से गलत पाया गया। हमास ने एक भी राहत ट्रक नहीं लूटा। फिर बहाना बना कि इजिप्ट ट्रक नहीं भेज रहा है। भाई, बॉर्डर तुम्हारे कब्जे में है, इजिप्ट से लगी हुई है, खोल दो बॉर्डर। लेकिन नहीं, क्योंकि असल मकसद राहत पहुंचाना नहीं है, भूख को हथियार बनाना है। लेकिन अब उस हथियार की धार कुंद पड़ गई है, दुनिया जाग चुकी है, और अगर ये आवाजें जारी रही तो शायद गाजा को वो इंसाफ भी मिलेगा जिसकी सजा आज वो बिना गुनाह के भुगत रहा है। मिस्र पर बहुत दिनों से दबाव बनाया जा रहा था कि वो राफा बॉर्डर को खोल दे, ताकि गाजा में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन सिर्फ बॉर्डर खोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक उस रास्ते पर इजरायली टैंकों की छाया मौजूद है, बॉर्डर के उस पार इजरायली सेना बैठी है, जो ये तय करती है कि कौन सा ट्रक जाएगा, कौन सा रुकेगा, कौन सा पलट दिया जाएगा। ये हालात तब हैं जब गाजा में हर दिन सैकड़ों ट्रकों की जरूरत है, लेकिन मुश्किल से 100 या 125 ट्रक वहां पहुंच पा रहे हैं। और इससे भी शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि इन ट्रकों को रोकने की कोशिश अब सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि आम इजरायली लोग, यहां तक कि छोटे बच्चे तक कर रहे हैं। ये दृश्य पूरी दुनिया को दिखाए जाते हैं कि वो समाज किस हद तक सड़ चुका है। एक तरफ जरूरत है 500 से 600 ट्रकों की, और दूसरी तरफ राहत का मजाक उड़ाते हुए एयर ड्रॉप्स किए जा रहे हैं। ये नाटक कुछ देश कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता। उसने जो मदद कर सकता था वो की है। सऊदी अरेबिया ने काफी राहत सामग्री गाजा के लिए भेजी है, और यह बात भी सच है कि फिलिस्तीन को सबसे ज्यादा मदद सऊदी अरेबिया से ही मिली है। आलोचना जरूर होनी चाहिए जहां जरूरी है, लेकिन जो देश मदद कर रहे हैं
है उनके योगदान को नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरेबिया अरब की आम जनता के दिलों में गाजा की पीड़ा किस हद तक बसती है। इजिप्ट के आम लोगों ने भी एक मिसाल कायम की है। उन्होंने अनाज से भरी प्लास्टिक की बोतलें समंदर में बहा दी हैं, इस उम्मीद में कि वो बोतलें गाजा के किनारे तक पहुंचेंगी और किसी भूखे बच्चे के पेट का सहारा बनेंगी। शायद सभी बोतलें नहीं पहुंची, लेकिन जो कुछ बोतलें वहां तक गईं उनके जरिए कुछ फिलिस्तीन परिवारों ने 2 वक्त की रोटी खाई। और जब उन्होंने इजिप्ट के उन गुमनाम नागरिकों का शुक्रिया अदा किया तो लगा कि इंसानियत अभी जिंदा है। अब धीरे धीरे दुनिया का दबाव उसका असर दिखाई देने लगा है। आज 100 से 125 ट्रक घुसे हैं तो उम्मीद है कि कल 500 ट्रक भी घुसेंगे, लेकिन हालात बदतरीन हैं। एक वायरल तस्वीर में एक मां अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी है। बच्चा इतना कमजोर है कि उसकी हड्डियां तक दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कुपोषण ने उसकी आत्मा को चाट लिया हो। जिस उम्र में उस बच्चे को दूध का फॉर्मूला और प्यार मिलना चाहिए था, उस उम्र में बस वो जिंदा बचा हुआ है। लेकिन इजराइल के अंदर भी सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि दुनिया को दिखाया जा रहा है। इजरायली मीडिया खुद ये रिपोर्ट कर रहा है कि 2 सैनिक मारे गए हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां इजरायली सैनिकों ने जेनोसाइड में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हम गाजा नहीं जाएंगे, हम बच्चों और मासूमों पर बॉम्ब नहीं गिराएंगे। इन सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। अब यह मामला इजराइल की सेना के अंदर से फूट का संकेत है। जब सैनिक ही सवाल उठाने लगे तो समझिए मुल्क अपने ही बनाए हुए अंधकार में फंस चुका है। और यही नहीं, इजराइल की सरकार में बैठे कुछ लोग तो पूरी तरह से अमानवीयता की मिसाल बन चुके हैं। बेन गुवेर, जिसका नाम आप मुझसे अक्सर सुनते होंगे, वो मंत्री है नेतन्याहू की सरकार में और उसका बयान था कि गाजा में सिर्फ गोलियां पहुंचनी चाहिए, राहत बिल्कुल नहीं। सोचिए, क्या यह बयान किसी सभ्य समाज के मंत्री का हो सकता है? क्या ये आदमी मानवता के खिलाफ अपराधी नहीं है? क्या आईसीसी और आईसीजे को इसके खिलाफ केस नहीं चलाना चाहिए? इजराइल का ये पागलपन उसे धीरे धीरे अपने पतन की तरफ ले जा रहा है। बॉम्ब और गोलियां एक मुल्क को बाहर से मिटा सकती हैं, लेकिन जब कोई मुल्क अपने ही भीतर से सड़ने लगे, अपने ही इंसानों से लड़ने लगे, तो उसका अंत तय हो जाता है। गाजा में जो हो रहा है वो सिर्फ एक नरसंहार नहीं है, वो उस सभ्यता के अंत की शुरुआत है जो खुद को सबसे ऊपर समझ बैठी है। क्या ये क्राइम नहीं है कि एक देश की पूरी आबादी को भूखा मारने की कोशिश हो रही है? क्या ये अपराध नहीं है कि उन लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं जो सिर्फ रोटी, पानी और दवा की तलाश में बाहर निकले थे? क्या ये मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा पाप नहीं है कि जो मदद के ट्रक आ रहे हैं उन्हें भी रोका जा रहा है, उन पर भी हमले हो रहे हैं? ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और दुनिया या तो खामोश है या फिर मिली भगत में लिप्त है। मैं ये सवाल छोड़ रहा हूं आपके सामने, आप सोचिए और फैसला कीजिए। लेकिन इस सन्नाटे के बीच अगर कोई है जो गाजा के साथ डटकर खड़ा है तो वो है हूथी विद्रोहियों ने अब 4थे स्तर का मिशन शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब न सिर्फ इजरायली जहाजों को बल्कि किसी भी जहाज को जो इजराइल के बंदरगाह पर जाएगा रेड सी के रास्ते से होता हुआ, उसे जाने नहीं दिया जाएगा। पहले ही इजराइल का एक महत्वपूर्ण पोर्ट एलियात बंद हो चुका है। अब यह नई घोषणा सीधे सीधे हाइफा जैसे पोर्ट को भी ठप करने की धमकी है और यह महज धमकी नहीं है। हूथी अपने हर वादे को निभा चुके हैं। उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। इसका असर आने वाले हफ्तों में और ज्यादा दिखेगा जब इजराइल का ट्रेड और सप्लाई चेन पूरी तरह से हिल जाएगी। लेकिन इस सब के बीच एक और नाम अचानक से मीडिया में उछाला गया है, यासर अबू साहब। नाम तो आपने पहले कभी सुना होगा। ये वही यासिन है जो कभी आईएसआईएस से जुड़ा रहा था। अब इजराइल उसे हमास की जगह पर खड़ा करना चाहता है। उसे पैसे दिए जा रहे हैं, हथियार दिए जा रहे हैं और फिर एक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल उसका आर्टिकल छापता है। अंग्रेजी में एक ऐसा आदमी जो अपनी मातृभाषा अरबी भी नहीं पढ़ सकता, जो पूरी तरह से अनपढ़ है, उसके नाम से अंग्रेजी में लेख छपते हैं। आप समझ सकते हैं कि असल में ये लेख किसने लिखा है। और यही नहीं, यह भी मुमकिन है कि यासर अबू साहब को खुद ना पता हो कि उस लेख में लिखा क्या गया है। यह एकदम वैसा ही है जैसा भारत में गोदी मीडिया करती है और यही बात अब अमेरिका में भी साफ दिखाई दे रही है। फर्क बस इतना है कि चेहरों पर सूट और टाई है और इरादे उतने ही गंदे हैं। उदाहरण चाहिए तो सुनिए। कुछ मीडिया आउटलेट ने अचानक खबरें चलानी शुरू कर दी हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ड्रग्स के आदी हैं, कि वो पूरे दिन नशे में धुत पड़े रहते हैं। आप जरा सोचिए कि एक 80 साल के बुजुर्ग जिनकी सेहत खराब हो सकती है, जिन्हें दवा दी जा सकती है, आराम भी कराया जा सकता है, उनके बारे में ऐसा जहर फैलाना कि वो ड्रग्स एडिक्ट हैं।
क्या ये पत्रकारिता है या किसी राज्य प्रायोजित प्रोपोगंडा का हिस्सा है? हद तो तब हो गई जब न्यूज 18 जैसे चैनल ने भी ये झूठ हिंदी में चिल्ला चिल्ला कर दिखाना शुरू कर दिया। बिना तथ्यों की पुष्टि किए, बिना किसी आधार के उन्होंने ये मान लिया कि खामनेई किसी ड्रग की लत में पड़े हुए हैं, जबकि असलियत में वो अपनी उम्र के अनुसार बस मेडिकल दवाएं ले रहे होंगे। लेकिन इसे इस तरह पेश करना जैसे वो बेहोशी में पड़े रहते हैं, ये झूठ नहीं बल्कि बहुत गहरा एजेंडा है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि मीडिया चाहे वो भारत का हो या अमेरिकी मीडिया हो, आज एक ही लाइन पर काम कर रही है, सत्ता की सेवा में सच्चाई की हत्या कर रही है।